अस्सलामुअलैकुम काशिफ, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक बिल्कुल। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आज फिर बाकियों का इंतजार है। जवाब हाँ नहीं जी, दे बिल्कुल रहे ऐसे यार। ही है सर। नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। जी जनाब, आवाज आ रही है? ये काशिफ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। तो आ रही है सर, मुझे बहुत कम आ रही है। वो मेरे ख्याल में मेरे साइड से है थोड़ा सा इशू, तो मैं उसको जरा फिक्स कर रहा हूँ। अच्छा, अभी ठीक है। अब ठीक है, हाँ जी बिल्कुल अब ठीक है। अच्छा, ओके। बिल्कुल, अब ठीक है। तो मैं ये कह रहा था। बस सर ठीक ठाक। मैंने मतलब काफी ज्यादा कर लिया है मोर और लेस, जो कॉस्ट का यूआर और स्कोप की बेस लाइंस हैं। उसके अच्छा। अलावा आप मैंने पुराने लेक्चर्स भी देखे हैं काफी ज्यादा, जो जेबिस में भी आपने दिया हुआ है। ओके। और थोड़ा सा बस ये नेटवर्क डायग्राम के अंदर जो बैकवर्ड पास है उसको एक दफा बता दीजिएगा, जब और भी कोई आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मेरी तरफ से तो यही है। बाकी आपकी फिर आपको और देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो। आपको क्या समझ आया, बैकवर्ड पास कहाँ से शुरू होता है? ये है जब हम फॉरवर्ड पास करते हैं तो हम अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश को करते हैं, और उसके बाद जो है वो अपना क्रिटिकल पाथ भी फाइंड आउट कर लेते हैं। और जब हम बैकवर्ड पास करते हैं तो आपने बताया था कि हम लोअर फिगर लेते हैं, छोटे वाली फिगर। अगर दो चीजें हैं तो उनमें से जी छोटी हाँ, जी लेते हैं। बिल्कुल। तो उसकी वजह मतलब वो ऐसा क्यों है, और इसके बाद थोड़ा सा और भी ये किस लिए यूज होता है, मेन मोर इम्पोर्टेंटली क्योंकि हमने फॉरवर्ड पास के वक्त को के तो सही है, सही है। अच्छा, है, ये लेकिन ये हमारी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है काम करने की। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं बात शुरू करूंगा। जब हम फॉरवर्ड पास लेते हैं तो बुनियादी तौर जी। पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जितने भी काम हमने सीक्वेंस जो बनाया हुआ है, इसमें से कौन सा काम किस तारीख को जल्द अज जल्द शुरू किया जा सकता है। ठीक है जी, मतलब एक आपने टाइम रखा होगा ना कि इससे पहले कोई काम नहीं शुरू हो सकता। तो उस मोमेंट के ऊपर जो फर्स्ट एक्टिविटीज की जा सकती हैं, वो उस दिन हम शुरू कर देंगे। और यूं ही वो खत्म होती हैं तो उससे नेक्स्ट एक्टिविटीज, तो जल्द अज जल्द हम प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड पास हमें ये कैलकुलेट करके देते हैं। अच्छा, अब कई काम तो पैरेलल हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक काम आप कर रहे हैं जो आपने 6 दिन लेने हैं, और एक काम इन पैरेलल में मैं कर रहा हूं, मैंने 8 दिन लेने हैं। लेकिन जब तक आपका वाला काम और मेरे वाला काम मुकम्मल नहीं हो सकता, उस वक्त तक एक तीसरा बंदा है, वो अपना काम शुरू नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो आपका काम तो 6 दिन में खत्म हो जाएगा। आप मजे करेंगे, और मैं अभी अभी छठे दिन में, मैं अभी जारी हूं, काम मेरे 2 दिन का बाकी है। लेकिन अगला बंदा, उसने इंतजार करना है जब तक कि आपका वाला काम और मेरे वाला काम कंप्लीट दोनों ना हो जाएं। क्योंकि उसके लिए शर्त है कि दोनों काम खत्म होंगे तो तुम आगे जाओगे, नहीं तो नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि जो काम लेट खत्म होगा, उससे पहले वो अपना काम शुरू नहीं कर सकता।
ठीक है जी। दोनों पाथ में से जो लेट खत्म होगा उसकी ऊपर बेस करके वो अपने काम की स्टार्ट डेट, अर्लीस्ट स्टार्ट की डेट निकाल पाएगा। ये बात समझ आती है आपको? जी जनाब, आप हैं मौजूद इधर? काशिफ? जी काशिफ भाई, आर यू बैक? जी काशिफ, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो? जी काशिफ, आवाज आई मेरी? काशिफ, आवाज आ रही है? मेरी बात जो मैं कर रहा था कुछ सुनाई दी थी कि नहीं सुनाई दी थी आपको पहले? जी काशिफ? अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। रशीद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? हेलो? सर आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। वो असल में काशिफ के साथ मैं काफी देर से लगा हूँ और आवाज कभी आती कभी जाती, तो समझ नहीं आ रही थी क्या मसला है। तो काशिफ, आपको आवाज आ रही है अभी? हाँ जी सर, अब मैंने एक और सिस्टम पे आया हूँ जरा एक टैब से, अब तो ठीक आ रही है मुझे। आपको आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चले, शुक्र है फिर। चले सर, चले, अच्छी बात है सर। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? जनाब बिल्कुल ठीक ठाक, दुआएं आपकी फर्स्ट क्लास। सर मैंने गो थ्रू किया है अच्छा, गुड, वेरी गुड। सर, आपका लेक्चर भी सुना है। मुझे थोड़ा सा जो है ना ये जो कास्ट बेस लाइन है या शेड्यूल बेस लाइन है, ये तो बात ठीक है सर। ठीक हो गया। जो इसकी स्कोप की बात आप कहते हैं ना जी, बेस लाइन है, जी जी। इसकी मुझे सर कुछ समझ नहीं आ रही कि हाउ ओके। कैन वी डिफाइन अ स्कोप बेस लाइन। अच्छा देखिए, ऐसा है कि ये इसी तरह है कि जब तक आप बुनियाद की ईंट नहीं रखेंगे ऊपर की ईंटें नहीं लग सकती। लेकिन जब एक दफा बुनियाद की जगह सिलेक्ट हो जाए, सर्टेन हो जाए कि यार यहीं पे बुनियाद बनानी है, उसके बाद की कैलकुलेशन तो आसान है। वो जो स्केड्यूल की बेसलाइन और कॉस्ट की बेसलाइन है, वो जिस चीज के ऊपर बेस करनी है, लाजमी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए ना कि कितना एरिया है मेरे पास और कितनी मजबूती मुझे रिक्वायर्ड है। तो जो रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी वेरी क्लियर बिफोर आई कैन स्टार्ट प्लानिंग, राइट? सो देयरफॉर द बेसलाइंस ऑफ स्केड्यूल एंड कॉस्ट आर वेरी टेंजिबल, नजर आती हैं, इतने रुपए, इतने पैसे या इतना टाइम। एज फार एज स्कोप इज कंसर्न, स्कोप में अनसर्टेनिटी है, लेकिन उसके बावजूद मेरी ये कोशिश है कि मैं उसमें जितनी क्लैरिटी ला सकता हूं वो लाऊं, और उस मैं रिक्वायरमेंट्स गैदर करता हूं। जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरह से गैदर करने और डिस्कस करने के बाद स्टेक होल्डर के साथ, फिर मैं उनके साथ डिस्कस करता हूं कि इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट की सेहत के लिए बेहतर है, यानी कि प्रोजेक्ट में की जानी चाहिए, प्रोजेक्ट के स्कोप में आ रही हैं।
जो आ रही हैं उनको मैं इन स्टेक होल्डर से एग्री करवाकर प्रोडक्ट का स्कोप इस्टेब्लिश कर लेता हूं, और फिर मैं सोचता हूं कि इस प्रोडक्ट के स्कोप को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए मुझे क्या ब्रॉडली क्या डायरेक्शन लेने पड़ेंगे। तो दैट वुड डिफाइन माय प्रोजेक्ट स्कोप। तो एक तो प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट का स्कोप एस्टेब्लिश होना, नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये जो हमने स्कोप स्टेटमेंट बनी, ये असल में ये प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट स्कोप जो है, दिस इज पार्ट ऑफ द स्कोप स्टेटमेंट। स्कोप स्टेटमेंट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिटेल्ड डॉक्यूमेंट अबाउट स्कोप, बट दैट इज नॉट एनफ। बेस्ड ऑन दैट मैंने अप्रोच भी तो बतानी है ना अपनी, कैसे मैंने करना है। तो अप्रोच जो है मेरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिटेल्स कि जी पूरा गैन चार्ट तक पहुंच जाए ना। आई जस्ट वांट कि प्रोजेक्ट मैनेजर इस काम को करने के लिए, मैनेज करने के लिए उसको कितनी गहराई तक चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए मैं बनाता हूं WBS। अब ये जो स्कोप स्टेटमेंट में प्रोडक्ट स्कोप था और प्रोजेक्ट स्कोप था, उसकी बुनियाद पे मैंने WBS बनाया। WBS से मैंने WBS की डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी का मतलब होता है कि जितने भी WBS आइटम्स हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के, उन आइटम्स की ब्रीफ एक लिस्ट एंड देयर डिस्क्रिप्शन कि ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये क्या करेगी। दिस मच मटेरियल, मतलब स्कोप स्टेटमेंट, WBS dictionary, all of this put together is a baseline. Although this is not numerical, ये कोई इतनी ज्यादा जैसे टाइम न्यूमेरिकल है, कॉस्ट न्यूमेरिकल है, इतना न्यूमेरिकली विजिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमने बाउंड कर दिया कि जो बातें यहां एग्री हुई हैं प्रोडक्ट स्कोप में, प्रोजेक्ट स्कोप में और WBS में, हम अपनी प्लानिंग के दौरान इनसे बाहर जाके कोई चीज प्लान नहीं करेंगे। Therefore, we call it a scope baseline. जैसा मैंने कहा कि scope baseline is not only one document. This is scope statement which includes the product scope and the project scope, which are based on the requirement document. And secondly, मैंने एक बात आपसे दूसरी जो कही है वो ये है कि WBS भी इसमें शामिल। तो जब WBS बन जाता है, जब उसकी क्या कहते हैं डिक्शनरी बन जाती है, तो ये स्कोप स्टेटमेंट WBS और WBS डिक्शनरी को इस जॉइंटली वी कॉल इट अ स्कोप बेसलाइन। इसकी और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सवाए इसके कि इसकी बुनियाद पे अब आपका स्कोप बेसलाइन और कॉस्ट बेसलाइन बनेगा। और अगर स्केड्यूल, जी जी सर मैं एक बात कहने लगा हूं, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें, जी जी, लेट्स से मैंने या आपने एक अदद बंकर, आपको ये जिस तरह पहले भी एक दफा आपने जिक्र किया कि एक टास्क है कि एक बंकर बना दें जी, एक बंकर बनाने के लिए, हाँ जी, ठीक है ना सर जी, इस प्रोजेक्ट की अगर हम कहें कि जी स्टेटमेंट ऑफ द वर्क या इसकी स्कोप बेस लाइन की बात करें, जी जी, तो क्या होगी सर? स्टेटमेंट ऑफ द वर्क तो सीधा साधा कंस्ट्रक्शन और बंकर सर वो तो आपका ऑब्जेक्टिव है ना, वो तो आपके प्रोजेक्ट की। आप मुझे बताएं ये बंकर की, अच्छा मुझे खुद ये काम मिला कि वो एक बंकर रिपेयर करना है जी जाके। मैंने आपको इसीलिए पूछा ना सर, इसका देखिए प्रैक्टिकली जब हम कहें इसको, हाँ बिल्कुल, स्कोप क्या है इसका? देखिए जी मुझे वर्क क्या है? मुझे कहते हैं जी जाके आप बंकर रिपेयर करते हैं वो जो ऊपर फलानी जगह पे है। मुझे क्या पता यार वो बंकर क्या है, कितना क्या, हाउ मच उसमें कितना नुकसान है, क्या रिपेयर करना है, आई डोंट नो, आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने पूछा, मैं कहा जी क्या खराबी हो जी, इसमें क्रैक आ गए। अब एज एन इंजीनियर व्हाट वुड यू से इफ समबडी सेज के बंकर में क्रैक्स आ गए, आप बताइए जरा आपका क्या ख्याल है। मतलब मैं सोल्यूशन तो नहीं दे सकता ना, लेकिन कुछ टेक्निकल आपकी कोई राय तो होगी ना। जी सर उसकी कुछ, मैं वो आपसे सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, जी जी, आल्दो मतलब देखें ना सर, हम अपने प्रोजेक्ट्स में जी जी, कॉस्ट बेस्ड लाइन, आपका शेड्यूल बेस्ड लाइन, ये रूटीन के हमारे काम है कि रिसोर्सेज जो हैं इनको भी हम ये सारी चीजों को देखते हैं। लेकिन जब हम ये जो बेस लाइन है ना सर, स्कोप बेस्ड लाइन, मैंने वैसे सिंपली सर आपसे एक सवाल पूछा कि लेट्स से ये जो प्रोजेक्ट हमें कहते हैं कंस्ट्रक्शन और बंकर है, हाँ, इसमें हम अगर इसको कहें कि जी व्हाट शुड बी अवर स्कोप बेस लाइन, सर या स्टेटमेंट ऑफ द वर्क क्या होगी, जो एक अंडरस्टैंडिंग आपके और आपके काम देने वाले के दरमियान इस्टेब्लिश हो गई है। मेरा मतलब है अगर आपका बॉस हर मिनट के बाद अपनी रिक्वायरमेंट बदल ले, फिर आप क्या करेंगे?
उसने कहा था बंकर रिपेयर कर दो, अब वो कहता है इसका एक स्टोन भी खड़ा कर दो, इसको एक्सटेंड भी कर दो। जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं वो स्कोप बदलता जा रहा है, तो आप उसके साथ पहले ये असर्टन कर लेते हैं कि जनाब ये जो काम आप मुझे दे रहे हैं मुझे सही सही बता दें कि इसमें कहां तक जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, राइट, व्हाट इज इन स्कोप एंड व्हाट इज आउट ऑफ स्कोप। वो आप उसे एस्टेब्लिश करा के और वो एक डॉक्यूमेंट आप साइन करके रख लेते हैं, दिस इज योर स्कोप इज राइट। सर मैं थोड़ा सा अगर एक जैसे इसी एग्जांपल को जो मैं समझ अभी आपकी बात से आई है, लेट्स से ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बंकर की बात मैं करता हूँ, तो दिस मीन कि जो स्टेटमेंट ऑफ द वर्क होगी वो ये होगी कि जी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बंकर, उसका साइज ये होगा, एग्जैक्टली, स्ट्रेंथ ये होगी, और उसको दैट विल बी अ वाटर प्रूफ के जो भी है, थोड़ा सा बिल्कुल एक जबरदस्त जबरदस्त, 4-5 लाइनों की एक स्टेटमेंट होगी। ज्यादा भी बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्क। अब आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप जुबानी जुबानी तो ये काम नहीं कर सकते और 5 लाइनों में भी नहीं बना सकते, उसके लिए तो डिटेल ड्राइंग है और क्या बनेगा। लेकिन अगर छोटा सा काम है तो आप उसको चंद लाइनों में बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं, साइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, मतलब मैं ये लाजमी करार नहीं दे रहा कि स्कोप स्टेटमेंट शुड बी अ रिटन डॉक्यूमेंट, लेकिन प्रेफरेबली इट शुड बी अ रिटन डॉक्यूमेंट। सर मेरा ख्याल है कि फिर हम इसको अगर ये कहें कि व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, ठीक है ना, ये दो बातें जो है ना फिर वो इसके स्कोप स्टेटमेंट में। एक मिनट, मैंने ये बताया था पहले आपको कि प्रोडक्ट स्कोप इज व्हाट टू डू एंड प्रोजेक्ट स्कोप इज हाउ टू डू। जी सर, ठीक है ना जी। और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स आर द डिजायर्स जो कि आपको कस्टमर की तरफ से आ रही हैं, ठीक है जी। एंड एट द सेम टाइम उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपका प्रोडक्ट का स्कोप छुपा हुआ है। उसमें से कुछ ऐसी अनडिजायरेबल किस्म की डिजायर्स होंगी जो कि प्रोजेक्ट के स्कोप में नहीं आती। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी मुझे ये बंकर भी बना के दो और साथ मुझे घर में एक मिठाई का डब्बा भी भेज दो, विच इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। सो एनी सच डिजायर्स which are supposed to be not part of the project, उनको अलहदा करना है आपने और फिर आपने प्रोडक्ट स्कोप को एस्टेब्लिश करना है। इसलिए रिक्वायरमेंट्स में और प्रोडक्ट स्कोप में फर्क है, ठीक है जी। साथ साथ ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप कस्टमर को समझाएं कि सर जी अनरीजनेबल डिजायर है आपकी, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, प्लीज। वो जो कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस को उनकी जगह पे रखना, उसको समझा दें कि भाई इस हद तक, बंकर की हद तक तो मैं काम करूंगा, आपको घर छोड़ने में नहीं जाऊंगा, ये बंकर के बनाने में उसके पैसे शामिल नहीं है, आपको मैं पिक एंड ड्रॉप की सर्विस नहीं दूंगा या समथिंग लाइक दैट विच इज नॉट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बंकर। सो दैट वाज माय पॉइंट कि स्कोप में व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये जो आपने फिक्रा बोला था ना कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, नहीं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है जी। व्हाट इज इन स्कोप एंड व्हाट इज आउट ऑफ स्कोप, मतलब जिसको नहीं करना। मतलब 2 बंकर है, आप कहें कि यार ये एक बंकर करके मैं शायद दूसरा भी कर लूं, ये मैं अपनी डोमेन से बाहर निकल रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि नहीं, एक बंकर से आगे मैंने नहीं जाना, ठीक है जी। उस हद के अंदर रहते रहते काम कर। अब जैसे मैं पहले बोल रहा था कि स्केड्यूल और कॉस्ट का बेसलाइन तो बहुत विजिबल है ना, वाजे है, तो हम कहते हैं यार ये लाइन बन गई है या ये गैंट चार्ट बन गया है तो ये जबरदस्त। लेकिन चूंकि उन दोनों की बुनियाद में ये फैसला है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, सो दैट हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट, एंड समहाउ इन एज मेनी वर्ड्स यू वांट, you have to reduce it in writing, and a kind of a agreement should be there by both parties, करने वाला और कराने वाला दोनों को समझ एक होनी चाहिए। नहीं होगी तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि स्कोप एस्टेब्लिश नहीं किया जाता, एग्री नहीं किया जाता और बाद में फटे खड़े होते हैं, मैं तो ये समझ रहा था कैसे होगा, आपने तो कुछ और ही बना दिया है। दिस प्रॉब्लम अकर्स। पर जितनी भी बातचीत हम कर रहे हैं ना इस वक्त, हम प्रिडिक्टिव माइंडसेट के साथ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब बातें आपके एजाइल में या हाइब्रिड में नहीं होती हैं, लेकिन वहां जरा डिफरेंट तरह से होती हैं। स्टाइल टू अटैक द प्रॉब्लम इज स्लाइटली डिफरेंट। जी, गॉट इट? ठीक है सर, ठीक है सर।
ओके। काशिफ, आपके साथ क्या बात हो रही थी उस वक्त? सर हम नेटवर्क डायग्राम के बारे में हाँ जी डिस्कशन कर रहे थे। आपने फॉरवर्ड जी जी, पास के बारे में तो बताया था कि ये एग्जैक्टली क्यों होता है, मतलब हर एक्टिविटी मिनिमम कितने एग्जैक्टली। दिनों में कंप्लीट। काशिफ ने ये सवाल किया कि फॉरवर्ड पास तो समझ आता है, बैकवर्ड पास में कोई थोड़ी सी कंफ्यूजन है। उन्होंने ये सवाल किया कि जाते हुए हम बड़ा फिगर क्यों लेते हैं फॉरवर्ड पास में, और आते हुए फिर छोटा क्यों लेते हैं। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि चूंकि प्रोजेक्ट की सारी एक्टिविटीज किसी एक सीक्वेंस में नहीं हो रही, आई मीन ये जरूरी तो नहीं है कि एक काम हो फिर दूसरा हो फिर तीसरा हो, पैरेलल काम भी हो रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक काम, एक सीरीज ऑफ वर्क एक पाथ पे चल रही है और दूसरा सीरीज ऑफ वर्क दूसरे पाथ पे चल रहा है, और वो दोनों पाथ जब कंप्लीट होंगे तो उससे आगे काम, उससे आगे जो काम शुरू होने हैं वो उसके बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। उन दोनों पाथ्स की कंप्लीशन मस्ट है। मतलब ये कोई रेस नहीं लगी हुई कि जी मैं पहले भाग के जल्दी पहुंच जाऊं तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने इनको एग्जांपल दी कि एक काम आप कर रहे हैं जो 6 दिन का है और एक काम मैं कर रहा हूं जो 8 दिन का है, और हम दोनों पैरेलल में काम कर रहे हैं, तो आपका काम तो पहले खत्म हो जाना है और मेरा काम 2 दिन बाद खत्म होना है। लेकिन इसके आगे से रशीद साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने एक काम करना है, उनके ऊपर शर्त यह है कि जब तक काशिफ का और मेरा काम खत्म नहीं हो जाता रशीद साहब अपना काम शुरू नहीं कर सकते। तो मुझे बताइए कि रशीद साहब कब शुरू करेंगे काम? 6ठे दिन? क्यों जी काशिफ बताइए। नहीं सर 8वें दिन, क्योंकि जब तक दोनों काम 8वें खत्म दिन। नहीं हो जाते तब तक। ये बिल्कुल। वजह है कि हमने उस पाथ का बड़ा फिगर लिया, क्योंकि हम ये डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे थे कि इस काम को जल्द से जल्द कब शुरू किया जा सकता है। तो जो रशीद साहब का वाला काम है उसको हम 8वें दिन से पहले शुरू नहीं कर सकते। मतलब व्हाट बिल्कुल कम नहीं सर। में इससे जल्दी नहीं हो सकता। वो अगर आप कोई और इंजीनियरिंग कर लें और 6 और 8 को ही कम कर दें तो वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली प्लानिंग के हिसाब से एक काम 6 का है, एक 8 का है, और इन दोनों के खत्म होने के बाद एक तीसरा काम होना है, वो नहीं शुरू हो सकता 8वें दिन से पहले। इसी फार्मूले को लेके हम फॉरवर्ड पास लेते जाते हैं, और फॉरवर्ड पास जब कंप्लीट होता है, जब हम एंड पे पहुंच जाते हैं, तो जो फिगर वहां पे आता है एंड पॉइंट के ऊपर, दैट एक्चुअली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डिटर्मिन्स द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इससे पेशतर आपका अंदाजा हो सकता है, लेकिन you could not have guessed exactly कि कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल This नहीं is the सर। first time, very first time, that now you are capable of saying that this project is going to finish in 56 days. Otherwise, you might have thought कि 50 दिन में हो जाएगा, 60 में हो डेफिनेटली। जाएगा, something like that. Approximation. But now, after having done the forward pass, the final figure you get is the duration of the project. And interestingly, जैसे कि आपने देखा कि जो लंबे पाथ थे वो कवर हुए हैं इसके अंदर। छोटे पाथ तो भले होते रहे लेकिन लंबे पाथ कवर हुए हैं। इसका मतलब है जो सबसे लंबा पाथ होगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोजेक्ट की शर्त ये है कि ऑल द वर्क इन द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीट, एंड ऑल द वर्क कैन ओनली बी कंप्लीट व्हेन every activity is done and all the paths are done. And therefore, those paths who are done earlier, they may wait for the project to finish while the longest path finishes. So longest path is the critical path, because on all other paths you may have few days margin which you can avail। क्या ये 6 और 8 वाली बात ले लें, आपका काम 6 दिन में खत्म हो गया तो आप 2 दिन यशा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मेरे पास मार्जिन नहीं है क्योंकि शायद मैं क्रिटिकल हूं। अगर मैं क्रिटिकल हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आप जितना रिलैक्स नहीं हूं, मेरे पास कोई वो क्या कहते हैं गुंजाइश नहीं है कि मैं एक दिन भी अपने एक्टिविटीज को लेट कर लूं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये ठीक। हुआ कि क्रिटिकल पाथ के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं होती, बाकी के पास किसी के पास थोड़ी गुंजाइश होती है, किसी के पास ज्यादा गुंजाइश होती है, दोज आर कॉल्ड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। और जिन एक्टिविटीज के पास कोई गुंजाइश नहीं होती
वो पूरे पूरे प्रोजेक्ट टाइम में ही खत्म हो रही होती है, उनको हम क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं। और इनको अगर जमा कर लिया जाए इस एक सीरीज को, तो दिस इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पाथ। ये शुरू से एंड तक जाता है। नाउ यू हैव डन द फॉरवर्ड पास, लेट अस मूव बैक। नाउ यू नो ना कि प्रोजेक्ट कब खत्म हो जाएगा, से 56 days। सो नाउ व्हाट वी डू, पहले तो हमने कहा था हर काम को जल्द अज जल्द कब शुरू किया जा सकता है और जल्द अज जल्द कब खत्म किया जा सकता है। अब मैं ये कह रहा हूं, आपको तो पता चल गया कि प्रोजेक्ट 56 days का है। लेट अस अज्यूम दैट यू हैव टू फिनिश एवरीथिंग लेटेस्ट बाय 56। और कीजिएगा तो थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के सोचें इस बात को। आई हैव टू कंप्लीट, ड्यूरेशन वही है 56 days। इफ आई हैव टू फिनिश एवरीथिंग latest by 56, how late can I be in each activity? लाजमी बात है कि जो क्रिटिकल पार्ट था उस गरीब में तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो वो तो सारी एक्टिविटीज जो क्रिटिकल वाली हैं वो तो उनकी ड्यूरेशन वही रहेगी, स्टार्ट डेट भी वही रहेगी, फिनिश डेट भी वही रहेगी, क्योंकि उनमें गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो जो 6 दिन वाली एक्टिविटी थी वो अब 8वें दिन कंप्लीट होगी, और अगर उसे 8वें दिन कंप्लीट करूं मैं लेटेस्ट, तो वो शुरू कब होगी? 6 दिन की एक्टिविटी है तो दूसरे दिन शुरू होगी। आर यू विद मी? काशिफ जी, काशिफ भाई लगता है आवाज आनी बंद होगी शायद। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी, आपको मेरी आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है सर, कंप्लीटली आई है, मुझे समझ आ गई बिल्कुल कॉन्सेप्ट। गॉट हो गया ना? अच्छा, अब आप ये देखिए, जब मैं वही बैकवर्ड पास लेके आ रहा हूं तो जो फॉरवर्ड में जाते हुए फार्मूला था कि लेटर वाला लो, तो अब लाजमी बात है यहां उलट नहीं हो जाएगा। वापस आ रहा हूं ना, अभी मैं उल्टा आ रहा हूं, बैकवर्ड आ रहा हूं। तो वो जो 6 और 8 हैं वो अब मुझे 8 के साथ लिंक होना पड़ेगा, क्योंकि जो लोअर फिगर है। ठीक है जी, तो जाते हुए हम हायर फिगर लेते हैं और वापस आते हैं। जी, ये काशिफ आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। जी जनाब, अगर काशिफ आपने मेरी वो वीडियोस देखी हैं जिनके अंदर मैं बाकायदा स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, उसमें आप ट्राई करके देखें, कोई एक आध क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखें, और अगर आप कहें तो मैं आपको क्वेश्चन दे भी सकता हूं जो आप खुद ट्राई करके और फिर मुझे बताएं। अदरवाइज उसमें हुए सॉल्व क्वेश्चंस हैं, अगर उसमें आप देखें और फॉलो करें तो ये बात आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। जी जनाब। अच्छा जी, एक चीज हमारी, ये 2 क्वेश्चन तो हो गए, एक चीज हमारी पिछली रह गई थी, पता नहीं किसका क्वेश्चन था, तनवीर साहब का था, किसका था, वो अर्न वैल्यू के हवाले से। जी, किसने पूछा था? सर मुझे अब एग्जैक्टली याद तो नहीं है, गालिबन काशिफ साहब ने तो नहीं पूछा ना? सॉरी, रशीद ने तो नहीं पूछा ना? सर मैंने पूछा था, और वो मैंने आपका एक और लेक्चर देख लिया है, एंड आई एम नाउ सेटिस्फाइड हूं। मैंने उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, जी वो समझ आ गई है सर मुझे, उसमें अभी कुछ समझ आ गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया, कि ये मसला हल हो गया। ओके, ये तो बातें हो गई जी स्केड्यूल के वाले से, कॉस्ट के वाले से, स्कोप के वाले से। लेकिन क्वालिटी की बात मैंने थोड़ी सी लास्ट टाइम भी की थी। मेरा ख्याल है क्वालिटी को भी आप पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि इस दफा आप पूरा ही जो मॉड्यूल है कंप्लीट कर दें। आई डोंट नो, पूरा तो नहीं हुआ? मैंने तो कर दिया सर। मैंने तो पूरा सुन लिया है, तकरीबन पूरा सुन लिया है। चलें, बहुत अच्छी बात है। चलें, हम थोड़ा सा मार्जिन इसको और दे देते हैं। हम चूंकि अभी वो बहुत से लोग आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, उनको भी थोड़ा मार्जिन देते हैं। अगली क्लास में आप बेशक उससे आगे वाला भी पढ़ के आए, लेकिन हम अकोमोडेट करेंगे जो इंटीग्रेशन का एरिया, प्रोक्योरमेंट का, गवर्नेंस का, खास तौर पे ये जरा एम्फेसिस के साथ देख के
आइएगा तो ये जो सेकंड डे मॉड्यूल 2 का जो सेकंड पार्ट है वो आपने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे समझ के आना। ठीक हो गया। ठीक है जी, और अगर उसके कोई ठीक है क्वेश्चन सर। होंगे उन्हें फिर हम एड्रेस कर लेंगे। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? सर सर मैंने आपसे एक, आपने पहले एक दिन एक जिक्र किया था जी जी रिगार्डिंग ये जो स्पेशली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए जी जी आपने ना ये इसमें पीएम में किसी बुक का जिक्र किया था सर, कोई अगर वो मुझे दोबारा कोई बता दें कि जी ये स्पेशल ये चैप्टर्स हैं, ये चीजें हैं जो कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन को डील करती हैं। एक्चुअली वो जनरलाइज होंगी चीजें। पीएमआई का स्टैंडर्ड है, उसका नाम है कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन। जी सर। और कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन एज सच कोई बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की बातें नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ अभी, एक मिनट अपने सामने लाके। वही जो चीजें पीएमबीओके में दी गई हैं वो तो कंस्ट्रक्शन पे लागू होती हैं। उसके अलावा वो क्या करता है कि वो बताता है कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट की एनवायरनमेंट क्या है। पहले चैप्टर में तो वही प्रोजेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन है, पर्पस एंड ऑडियंस वगैरह इस तरह की चीजें हैं। वही मतलब जो चीजें आपने पहले चैप्टर में पीएमबीओके की पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का टच दिया है। दूसरे चैप्टर में कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की एनवायरनमेंट। आपको याद होगा कि हमने जो पीएमबीओके 6 में पढ़ा उसमें दूसरा चैप्टर एनवायरनमेंट ही कहा था, लेकिन वो आम प्रोजेक्ट की एनवायरनमेंट का था। यहाँ पे वो कहता है जी ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कितनी टाइप्स के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड कंस्ट्रक्शन में कौन से इस्तेमाल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन से सूट करते हैं, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर में फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हैं, साइट लोकेशन फैक्टर्स हैं, दीज आर स्पेसिफिक टू दी कंस्ट्रक्शन, और बाकी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। फिर जब वो स्टेक होल्डर्स की बात आती है तो लाजमी बात है कि वो आपके स्टेक होल्डर जो कंस्ट्रक्शन वाले आ जाएंगे। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में फ्रंट एंड लोडिंग और एडाप्टिव लाइफ साइकिल्स का जिक्र इसने किया है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कंस्ट्रक्शन में एडाप्टिव की बात कर रहा है, क्योंकि मैं जितने भी कंस्ट्रक्शन के लोगों से मिला हूं लोकली पाकिस्तान में, कोई एजाइल को या एडाप्टिव को सुनने को भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि पता नहीं कोई हमारे पर जल जाएंगे अगर हमने कोई एडाप्टिव की बात की। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड में पेज 17 पे वो एडाप्टिव लाइफ साइकिल्स को बकायदा एक्सप्लेन करता है, बहुत शॉर्टली, लेकिन मेरे पास और मटेरियल भी अवेलेबल है। मैं सर एक रिक्वेस्ट करने लगा था जी जी, ये जो बुक है ये आप अपने अगर वो उसमें चढ़ा दें जो आपका वन ड्राइव है, ताकि मैं इसको भी डाउनलोड कर लूं। जी मैं बिल्कुल चढ़ा दूंगा। साथ ही सर अगर आपके पास स्केड्यूलिंग का प्रैक्टिस स्टैंडर्ड भी है, आपने मेंशन भी किया है, मेरे पास शायद है तो सही, लेकिन वो 2007 का में भी वो फर्स्ट एडिशन है, मैंने सुना उसका थर्ड एडिशन भी आ चुका है। ठीक है, मैं वो भी है। जो चीज आपको चाहिए, जो पीएमआई के स्टैंडर्ड्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। मैंने तो ये आपका लोड कम किया था कि मैंने सिर्फ जो जरूरत की किताबें पीएमपी के लिए थी वो डाली थी उसके अंदर। लेकिन आप बस ऐसा ही ना कि अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, तो फिर उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे स्केड्यूलिंग मॉडल है उसके अंदर काफी ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, ऑल्दो आपने थॉरोली कर दिया है, लेकिन फिर भी फर्दर रीडिंग के लिए मेरे ख्याल में वो नहीं क्यों नहीं, अच्छा ही रहेगा। मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा। मैं सारे स्टैंडर्ड जो हैं वो फोल्डर्स में डाल देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। जी जनाब, और कोई चीज? सर एक ये चीज है, ये मेरे ख्याल है जो कि इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है, चलें इसको आपने कहा नेक्स्ट टाइम भी ज्यादा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी। लेकिन इसके अंदर एक दो चीजें थी जो मैंने अभी पढ़ी, तो मैंने कहा मैं आपसे थोड़ा सा इसके ऊपर जरूर ये एंड में ना सर यहाँ पे स्क्रम ऑफ स्क्रम्स, ठीक है ना सर, ये मुझे कोई थोड़ा सा कोई अगर आप थोड़ा इसको बेहतर अंदाज से कोई बता दें, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आई है कि ये क्या बातचीत करना चाह रहे हैं। एक्चुअली आप अभी तक एजाइल की बात, जी एजाइल है, फिर उसने स्क्रम की बातचीत की। ये एजाइल है, स्क्रम ऑफ स्क्रम जो है ना ये एजाइल है, ये आपकी ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है। ये होता क्या है कि
आपको शायद अंदाजा हो गया होगा थोड़ा बहुत कि एजाइल में हम छोटी छोटी आइटरेशंस में काम करते हैं, छोटी सी टीम और छोटी छोटी आइटरेशंस, मतलब 8 से 10 बंदे होते हैं और आपका 2 से ज्यादा 4 या 6 हफ्ते का आपकी आइटरेशन होती है। अब आप 10 बंदे क्या काम कर सकते हैं? वो जितना काम कर सकते हैं हम उतना ही करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर ऐसे ही हो तो फिर तो वो 10 बंदे पहले जनाब 4 हफ्ते काम करें, फिर 4 हफ्ते करें, फिर 4 हफ्ते करें, तो ये तो एक सीक्वेंस में हो गया। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं कंस्ट्रक्शन में खास तौर पे जो कि इन पैरेलल करने की जरूरत होती है, बहुत से काम। आई मीन यू कुड हैव स्टार्टेड मेनी स्ट्रीम्स ऑफ स्क्रम या एजाइल आइटरेशंस की आप अलग अलग क्या कहते हैं स्ट्रीम्स चला सकते हैं। लेकिन देन हु विल बी द स्क्रम मास्टर, जिसे हम प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं। तो इसमें इन्होंने ये किया, इन्होंने कहा कि अगर एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट पे एक से ज्यादा स्क्रम टीमें लगाई जाएं तो मुमकिन है, भले आप जितनी मर्जी स्क्रम टीमें लगाएं, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए हर स्क्रम टीम के ऊपर तो होगा स्क्रम मास्टर, और वो रोजाना के रोजाना मीटिंग करेगा अपनी टीम के साथ, स्टैंड अप मीटिंग, जिसमें रोज का स्टेटस लेता रहेगा। लेकिन इन सारे स्क्रम मास्टर्स के ऊपर एक स्क्रम या चीफ स्क्रम मास्टर कह लें या स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर कह लें, ये उन 6 के 5 स्क्रम है, तो उन 5 स्क्रम की कोऑर्डिनेशन इसकी जिम्मेदारी होगी। मकसद क्या है? जो पैरेलल में काम हो रहे हैं, अगर किसी और के काम में, किसी और टीम के काम में आप किसी दूसरी टीम का कोई इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, कोई माल उधर से इधर आना है, कोई चीज इधर से उधर जानी है, या कोई नॉलेज या कोई भी चीज इधर से उधर जानी है, तो वो तो स्क्रम मास्टर की पहुंच से बाहर है। तो वो फिर स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर को बताएगा कि मुझे, मेरी टीम को काम करने में ये हर्डल आ रही है कि दूसरी टीम से मुझे फलानी चीज चाहिए और वो चीज बराए मेहरबानी हमें अरेंज कर दीजिए। तो ये काम होगा स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर का। तो हम स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर से डेली मीटिंग नहीं करेंगे, इससे कोई महीने में एक दफा या 2 हफ्ते में एक दफा आप मीटिंग कर सकते हैं। उसमें सारे स्क्रम मास्टर जाते हैं स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर के पास, उसको स्टेटस देते हैं अपना कि हमने इस पीरियड में क्या किया और हमारी क्या दिक्कतें हैं, और वो उसको उनको हेल्प करते हैं। यहां तक भी हो सकता है कि अगर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो हो सकता है कि कई स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर्स बैठे हुए हों, हर स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर के नीचे 5-5, 10-10 टीमें हों, और वो सारे स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर अपने से ऊपर किसी को रिपोर्ट कर रहे हों जो कि स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर होगा। ठीक हो गया जी? नाम कोई भी रख लें आप इन लोगों के, लेकिन यह है कि लेवल की बात कर रहा हूं। इसको कहते हैं स्केलिंग। एक अगर सिंगल स्क्रम टीम काम कर रही है और वही सारा प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा करके करे जा रही है, तो ये तो है फ्लैट जो अपना सिंपल सिस्टम है। अगर एक से ज्यादा टीमें काम कर रही हैं तो ये स्केल्ड अप हो गया। इसका मतलब स्केल अप होगा तो स्क्रम ऑफ स्क्रम चलाना पड़ेगा, और अगर उससे भी ऊपर स्केल अप हो जाए तो स्क्रम ऑफ स्क्रम हो जाएगा, तो लेवल बढ़ता चला जाएगा। और इस तरह पीएमआई ये कहती है और एजाइल वाले ये कहते हैं कि स्क्रम इज नॉट ओनली फॉर डूइंग स्मॉल प्रोजेक्ट्स। आप दुनिया का बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी स्क्रम पे कर सकते हैं। इसमें स्केलिंग अप की पॉसिबिलिटी अवेलेबल है और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी किया जाता है और किया जा रहा है। आई होप आपको स्क्रम ऑफ स्क्रम की समझ आई होगी। इंटीग्रेशन का एलिमेंट है ना बुनियादी तौर पे। जी सर, कोई तो चलें, मैं इसको मजीद सेटल करूंगा, अगर कोई हुआ तो मैं आपसे पूछ लूंगा। एक और सर अच्छी रिक्वेस्ट थी, जी ये जो सब्सिडरी प्लान्स हैं, जी ठीक है सर, जिसमें आपने स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है, शेड्यूल, कॉस्ट, क्वालिटी, रिसोर्स, कम्युनिकेशन, ये जो 8-9 आपने दिए हुए हैं जी सर, क्या आपके पास, मैं तो एक प्रैक्टिकली आपसे ये पूछने लगा हूँ कि कल हम तो चूंकि ये प्लान्स बनाते हैं, जी लेकिन हम कोई भी प्लान इस तरीके का नहीं बनाते जिस तरह का यहाँ पे ने दिया हुआ है। मैं आपसे ये पूछने लगा सर कि कोई वो जिसको ना फौजी जुबान में छापा कहते हैं, कि किसी कोई आपने कोई प्लान बनाया हो जिसमें ये सारे हो और वो छापा टाइप हो, कि जिसको मैं फ्यूचर में कहीं यूटिलाइज कर सकूं, क्या ऐसी कोई चीज आप मुझे सर कोई दे सकते हैं? सर एक पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था। आपने एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें आपने ये बनाए हो प्लान। सर बनाए तो बहुत दफा है। वो एक
लेकिन वो ये होता ये है कि हर प्रोजेक्ट की नीड डिफरेंट होती है और हमें उसे कस्टमाइज करना पड़ता है, इसलिए कोई एक छापा सारे प्रोजेक्ट पे नहीं चल सकता। आपने ये नोट किया होगा कि पीएमआई किसी जगह कोई फॉर्मेट नहीं बताती। जी सर। फॉर्मेट बनाना ऑर्गेनाइजेशन का अपना काम है, हर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है। पीएमआई ये जरूर बताती है कि जनाब अगर आप ह्यूमन रिसोर्स का प्लान बना रहे हैं उसमें इन 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 इन, इन टॉपिक्स को कंसिडर करें। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चीजों को ज्यादा डिटेल में देखा जाता है या कम डिटेल में देखा जाता है, डिपेंड करता है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका हर प्लान जो है वो कोई 300 सफों का होगा। हो सकता है कोई एक प्लान 2 लाइनों का हो और एक प्लान जो है वो 200 सफे का हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके यहाँ किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैंडेटरी नहीं है ये। लेकिन सर ये जो मेगा प्रोजेक्ट, लेकिन सर जो मेगा प्रोजेक्ट होता है ना, आई पर्सनली फील कि उसके अंदर ये सारे मतलब देखें रिस्क मैनेजमेंट प्लान तो हम बनाते हैं, ठीक है ना। मैं तो मतलब डिजास्टर में मैं भी उधर किया हुआ है डिप्लोमा। बिल्कुल। क्वालिटी रिसोर्स ये वाला है वो असल में एक जो होता है ना सर, मैं सिर्फ ये कहने लगा था वो जो आपने बात की है कि एक फॉर्मेट होता है ना सर, तो उसको फिर किसी भी प्लान को उसके ऊपर लाना बड़ा आसान हो जाता है किसी भी मेगा प्रोजेक्ट। मैं ये करता हूं अदरवाइज तो देखें सर, मैं आपको एक बात कहें सर, एक फॉर्मेट बनाना, रिस्क मैनेजमेंट प्लान का एक फॉर्मेट बनाना, मैं आपको एक बात बताऊं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर ये नहीं बना सकता। मैं बताता हूं आपको, फॉर्मेट बनाना भी एक काम है ना सर, कि उसके अंदर क्या क्या सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ताकि उसमें से कुछ मिस ना हो जाए उसको। एग्जैक्टली। आप ये कर सकते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स उठा के और पीएमआई की गाइडलाइन को सामने रख के और अपनी जरूरियात को सामने रख के आप अपना एक फॉर्मेट डेवलप करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फॉर्मेट आपने खुद ही डेवलप करना है, क्योंकि जो किसी और की कंपनी का बना होगा उसका तरीकाकार कुछ और होगा। मिसाल के तौर पे एक पिछले दिनों एक ऑयल एंड गैस का की कंसल्टेंसी थी, उसकी उन्होंने अपना बहुत जबरदस्त रिस्क का मैकेनिज्म बनाया हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा मेथड था, उसके अंदर से बहुत सी चीजें सीखी जा सकती थी, मगर एट द सेम टाइम आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। रीजन भी कि वो उनका डिफरेंट तरीका है काम करने का, उनके रिस्क डिफरेंट है और उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट है। लेकिन मैं तो आपसे स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई हो या आपके किसी जानने वाले के पास हो तो अगर मेरे से शेयर हो जाए सर तो मेरे लिए बेहतरी हो। उसके ऊपर बात कर लेंगे, क्योंकि उसमें चीजें आती जाती रहती हैं। और मैं असल में ये कंसल्टेंसी का काम है जो आप मुझे दे रहे हैं ना, कि अभी मिसाल के तौर में मैं किसी कंपनी के साथ करूँ, मैं उनको फिर गाइड करता हूँ उनकी स्टडी करके कि आपको कैसे जरूरत है और कौन सी चीज आपको अप्लाई करेगी। वैसे जनरली मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक इस तरह का सोर्स मैं बता देता हूँ आपको, गालिबन उसका नाम है mpmm.com। मैं चेक भी कर लूंगा, ये वेबसाइट है mpmm.com। इस टाइप के ऊपर उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त काम किया हुआ है। उन्होंने पीएमबीओ के और प्रिंस2 जो यूके वाला स्टैंडर्ड है, दोनों को मिलाकर एक मेथोडोलॉजी डेवलप की है, और उस मेथोडोलॉजी में उन्होंने हर चीज जो मुमकिन है उसके फॉर्मेट दिए हुए। मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूं इसके अलावा कि मेरे पास बहुत से फॉर्मेट्स पड़े हैं, मैं वो फॉर्मेट आपसे शेयर कर लेता हूं। सर बस मैं मेरे से फॉर्मेट शेयर कर ले, मैं उनको बाकी ठीक कर लूंगा। एक फॉर्मेट होता है ना सर, अगर आपको फॉर्मेट मिल जाए तो आधा काम वैसे ही हो जाता है। जी, बाकी आप उसको फिल इन करके ना, हाँ जी, मगर वो सजेस्टेड है, वो सिर्फ सजेस्टेड है, वो उसके ऊपर आप बिलीव करें ना करें, उसको बेहतर बनाएं, ये आपकी मर्जी है। जी सर। एक असल में मेरी क्लास फेलो थी सैंड्रा, उसने एक बड़ा मुफस्सिल किस्म का बनाया और उसने मुझे रिव्यू करने के लिए दिए थे, वो मेरे पास पूरा सेट पड़ा हुआ है। एक तो वो मैं शेयर करता हूं, और भी कुछ चीजें हैं, जो कुछ है वो मैं आपसे शेयर कर लूं। चले सर मेरे से शेयर कीजिएगा ना, मैं हमारी थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाएगी, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि नेक्स्ट हम जो मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं मैं उसको ना इस अंदाज से जरा उसको देखेंगे जी कि उसकी क्या क्या चीजें हैं। जी जाहिर है सर, हम भी काम तो कंसल्टेंट से कराते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कंसल्टेंट भी इस तरह काम नहीं करता। नहीं करते उसका काम भी इसी तरह ही होता है। बिल्कुल। तो मैं इसलिए करता कि चलो नहीं तो इंटरनेशनली भी यही प्रॉब्लम है, मतलब वो जो इंटरनेशनल बड़े बड़े कंसल्टेंट के नाम आप सुनते हैं, वो पीएमपी के ऊपर काम ही नहीं कर रहे होते, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
के स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम ही नहीं कर रहे होते, अक्सर नहीं कर बिल्कुल रहे सही होते। कह रहे हैं। तो ये है जनाब। चलिए जी, मेरा ख्याल लेट्स कॉल इट अ डे। पहले सर आज 12 बज गए हैं सर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आगे डिस्कशन कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको ये जो चीजें मैंने कही सर अगर मिलती हैं तो मुझसे बेशक व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिएगा, मैं नहीं इनको जी, थोड़ा मैं सा अपडेट कर लूंगा बिल्कुल और बिल्कुल कर लूंगा। इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो सर लाहौर का कोई चक्कर लगता है तो मुझे बताइएगा। मैं लास्ट टाइम आप आए हैं तो मैं तो लाहौर में नहीं था, अच्छा मैं अच्छा 2-3 दिन के लिए पिंडी गया हुआ। अच्छा अच्छा तो एनी टाइम आप आते हैं तो मैं डीएचए में ही हूँ सर, अच्छा, इंशाल्लाह डीएचए में ही हैं आप? शाम को खाना शाना अच्छा खिलाएंगे। अच्छा हाँ मैं डीएचए लाहौर में हूँ सर। ओके ओके ओके। वो ये डीएचए मैंने का एक और बात प्रोजेक्ट है लिख के ना ये? दिया था। ये डीएचए के प्रोजेक्ट पे कौन नहीं सा हुआ? वाला सर? जी सर मैं डीएचए के प्रोजेक्ट पे किए थे। कहाँ पे? इनका है वो लाहौर टाइम्स केयर, सुना हुआ है नाम आपने? अच्छा 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 अच्छा। ये तो कुछ जेबी शेबी वाला प्रोजेक्ट है ना सर मेरे ख्याल हाँ से। जेबी वाला है, पाल ग्रुप का। क्योंकि सर जो डीएचए के वो प्रोजेक्ट जिनके ऊपर डीएचए खुद पैसा लगाता है ना, हाँ वो सारे मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड गुड गुड। तो हाँ वो सारे मैं देखता हूँ। मैं पिछले 4 साल से हूँ, 3 साल तो मैंने एज अ सर्विंग इधर गुजारे हैं। अच्छा अभी गुड गुड। लास्ट ईयर से मैं रिटायर हुआ हूँ तो मैं इधर ही हूँ। अच्छा तो अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा सर दूसरा एक और काम करेंगे नेक्स्ट टाइम सर, जो आज तो खैर बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, जी जी। तो एक ये भी था कि सर जितने हमारे अटेंडीज हैं हाँ जी इनसे थोड़ा सा तारुफ भी हो जाए। लेट्स से काशिफ कहाँ से है या बाकी भी हैं, थोड़ा थोड़ा हाँ अपना हाँ। तारुफ करा देंगे तो बेहतर होता है, बाद में ये इंटरेक्शन भी इजी हो जाता है। काशिफ और हसीब भी बाहर से हैं, और ये पहले दिन का इंट्रोडक्शन कराया भी था हमने। बाकी जितने लोग हैं वो तो आप अच्छा सब अच्छा नहीं जानते हैं सर आपस मैं में। असल में अच्छा अच्छा काशिफ तो अभी अवेलेबल है। काशिफ आप कहाँ होते हैं? हाँ जी, मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपको। मैं जर्मनी में होता हूँ और यहाँ पे मुझे तकरीबन 10-12 साल हो गए हुए हैं और मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। सो पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ, उसके बाद प्लानिंग और रिजर्व्स एनालिसिस और रिजर्व की रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सोहेल साहब से पहले दफा कहा था हमने, काम तो हम सारे कर, हम उनके अभी हम सीख रहे हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में। सो तो बस यही है ऐसा। और वैसे मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद से हूँ और मैंने मिलिट्री कॉलेज से अपनी एफएससी की थी और उसके बाद फिर फौज की तरफ नहीं जाना हुआ। तो अच्छा उसके बाद फिर अच्छा मैंने बैरिया यूनिवर्सिटी से मैंने जियोफिजिक्स में मास्टर्स की थी और फिर मैं जर्मनी में आ गया था। फिर यहाँ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की और फिर तकरीबन 10-12 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जबरदस्त। चलें यार जबरदस्त। चलें अच्छा हो गया आपसे तारुफ हो गया। जर्मनी हाँ में जी, पहले भी आया था, शायद अभी भी मेरा चक्कर लगे। जब आएंगे तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। मेरे Have a nice day, sir। हसीब का भी काफी इंटरेस्टिंग है। और दूसरा जी सर असीब तो मेरे ख्याल में यूएई में है, किधर है? जी 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 जी, सऊदीया में मेरे ख्याल में सऊदीया शायद। में, सऊदीया में। अच्छा सऊदीया में, सऊदीया में। हाँ जी तो चले अच्छी बात है यार। ये वो अच्छा होता है कि सर से हटके भी चलो कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज बंदा डिस्कस कर लेता है किसी से, तो नहीं अच्छा नहीं होता है जो इंशाल्लाह। एक्सपीरियंस बेस्ड लोग ये हैं दोनों तो बड़े तेज है इसलिए जी, काशिफ और हसीब जो है बहुत तेज है, थैंक यू बड़ा सर, थैंक जबरदस्त। इनको यू। बड़े अरसे से इनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। दे आर वेरी गुड, आप इनसे पूछ सर सकते हम तो अभी बूढ़े हो गए ना सर। हम तो वो कहते हैं उन बूढ़े किस्म के स्टूडेंट हैं। हैं। तो ये तो चलो नौजवान लोग हैं सर, इनका जी तो जी जी उम्र है ना भी बिल्कुल, पढ़ने वाली। फुल ऑफ एनर्जी। कोई नहीं, बस हाँ यही फुल है। ऑफ बस एनर्जी। यही प्लान है इंशाल्लाह कि इसको, हाँ जी, जरा इसको मैं रैप अप करना चाहता हूँ अगस्त के महीने में। थोड़ी डेडलाइन रखी है इसलिए थोड़ा अभी जी टाइम इंशाल्लाह। निकालना पड़ता है। मतलब टाइम होता तो नहीं है लेकिन नहीं इंशाल्लाह मैंने। इंशाल्लाह करेंगे यार। ये आप देते हैं ना पहले। मैंने अगस्त में तो शायद नहीं दूंगा, मैं सितंबर में दूंगा एग्जाम इंशाल्लाह। तो अच्छा, आप देंगे तो फिर आपसे राय लेंगे ना कि क्या है, फिर उसी तरह चलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जरूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ठीक है। जरूर। तो सर बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मोस्ट फॉर वेलकम दिस सेशन सर। जी, आपका बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह फिर आपके में सर। अल्लाह हाफिज़ थैंक सर। यू जी, टेक केयर, खुदा हाफिज।